कहानी की शुरुआत होती है झील के बीच बाप बेटे से, जो मगरमच्छ पकड़ने आए थे। बेटा थोड़ी देर के लिए किनारे गया, लेकिन जब लौटा तो उसका दिल बैठ गया। उसके पिता बोट में खून से लथपथ पड़े थे। किसी ने उन्हें बेरमी से मार डाला था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक पीछे से कोई आता है और नंगे हाथों से उसे 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। सीन इतना डरावना है कि देखने वाला सन्न रह जाए। और फिर कहानी कट होती है। अब हमें दिखता है बेन, जो अपने दोस्तों के साथ एक रंगीन फेस्टिवल में मस्ती कर रहा है। उसकी 7 साल की गर्लफ्रेंड ने हाल ही में उसे छोड़ दिया था। दुख भूलने के लिए वो फेस्टिवल आया, लेकिन वहाँ लड़कियों को देखकर उसे उसकी और याद आने लगी। तभी उसने किसी से हेटेड स्वैप टूर का नाम सुना। यही सोचकर उसने वहाँ जाने का प्लान बनाया। उसके दोस्त मार्कस ने पहले मना किया, लेकिन आखिरकार वो भी तैयार हो गया। दोनों उस जगह पहुँचते हैं जहाँ ये स्वैप टूर चल रहा था। वहाँ के ओनर ने उन्हें बताया कि अब ये टूर बंद हो चुके हैं और वहाँ जाना मना है। लेकिन फिर भी उसने उन्हें दूसरी स्वैप का एड्रेस दे दिया, जहाँ ये टूर अब भी चल रहे थे। एड्रेस मिलते ही दोनों वहाँ पहुँचते हैं और एंड्रयू नाम के लड़के से मिलते हैं, जो ये टूर करवाता था। वहीं पर 2 मॉडल्स भी थी, जो अपने डायरेक्टर डक के साथ उसी टूर पर जाने वाली थी। टिकट लेने के बाद सब लोग टूर बस में जाकर बैठ जाते हैं। बस में और भी लोग बैठे थे जो उसी टूर पर जा रहे थे। एंड्रयू बस चलाकर सबको स्वैप तक ले गया, जहां सब बोट में बैठ गए। जैसे ही एंड्रयू बोट स्टार्ट करके आगे बढ़ता है, तभी पानी में कुछ दूरी पर एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें वहां जाने से रोकने लगता है। लेकिन सब उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एंड्रयू उन्हें स्वैप में घुमा रहा था और क्योंकि ये हॉन्टेड टूर था, वो बीच बीच में उन्हें डराने की भी कोशिश कर रहा था। स्वैप के किनारे एक पुराना घर नजर आता है। एंड्रयू बताता है कि ये घर इस जगह की डरावनी कहानी का हिस्सा है। ये था विक्टर क्रावली का घर। विक्टर इतना भयानक दिखता था कि लोगों को डर लगने लगता था। कहा जाता है कि एक दिन उसके अपने पिता ने ही गलती से उसे कुल्हाड़ी से मार डाला था। कहानी यही खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं कि आज भी क्रावली अपने पिता के लिए इसी जंगल में अजीब आवाजों में रोता है। तभी मैरीबेथ कहती है कि ये घर और ये पूरी कहानी नकली है। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी बोट पानी के नीचे बड़ी चट्टानों में फंस जाती है। सब लोग बोट को निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। लाख कोशिशों के बाद भी बोट हिलती नहीं और धीरे धीरे डूबने लगती है। सब वही फंस जाते हैं। तभी जिम टूटे हुए पेड़ पर चढ़कर किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर पड़ता है। तभी एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। ये देखकर मैरीबेथ जल्दी से गन निकालती है और मगरमच्छ को शूट कर देती है। इसके बाद सब एक एक करके किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि वे सब इस मुसीबत में फंस चुके थे, वो एंड्रयू से जवाब मांगते हैं। एंड यही वो पल होता है जब एंड्रयू की असली कहानी सामने आती है। एंड्रयू बताता है कि दरअसल वो कोई असली टूर नहीं करवाता। पैसों के लालच में उसका भाई ही उसे यहाँ भेजा था। ये उसका दूसरा टूर था। पहला तो ठीक चला था, लेकिन अब ये दूसरा टूर हमारे सामने था और सब लोग पूरी तरह फंस चुके थे। एंड्रयू बात टालने की कोशिश करता है और मैरीबेथ से पूछता है, गन कहाँ से आई? मैरीबेथ जवाब देती है कि वो जंगल में किसी को ढूंढने आई थी। 2 रात पहले उसका पिता और भाई यहाँ मगरमच्छ पकड़ने आए थे और जब वो घर वापस नहीं लौटे तो इसी कारण वो उन्हें ढूंढने आई थी। ये वही 2 पुरुष थे जिन्हें कहानी की शुरुआत में हमने देखा था, जिन्हें किसी ने बेरमी से मार डाला था। मैरीबेथ कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। स्थिति और बिगड़ जाती है जब वे सब यही रुकने का फैसला कर लेते हैं। तब मैरीबेथ बताती है कि ये विक्टर क्रावली का जंगल है और वहीं सबके सामने वो इसका असली कहानी सुनाना शुरू कर देती है। विक्टर क्रावली बचपन से ही बहुत बदसूरत था और इसी वजह से उसके पिता उसे हमेशा घर में ही छुपा कर रखते थे। वो उसका इकलौता बेटा था और भले ही वो बदसूरत था, पिता उससे प्यार करते थे। वही के बाकी बच्चे उससे डरने की बजाय उसे डराते थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और यही वजह थी कि वो अपने पिता के साथ शहर से दूर जंगल में रहता था। एक हैलोवीन की रात जब उसके पिता घर में नहीं थे, कुछ बच्चे घर के बाहर उसे परेशान करने लगते हैं। वे पटाखे जलाकर घर के अंदर फेंक रहे थे ताकि डरकर विक्टर बाहर निकल आए। लेकिन पटाखों की चिंगारी से घर के दरवाजे में आग लग जाती है और विक्टर क्रावली अंदर ही फंस जाता है। तभी उसके पिता वहाँ पहुँच जाते हैं और बच्चे ये देखकर तुरंत वहाँ से भाग खड़े होते हैं। उसके पिता दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वे हैचेट लेकर दरवाजा तोड़ने लगते हैं, बिना ये जाने कि दरवाजे के दूसरी तरफ विक्टर क्रावली खड़ा है। जैसे ही दरवाजा टूटता है, हैचेट उसके पिता के हाथ से छूटकर सीधे विक्टर के सिर में लग जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अपने इकलौते बेटे को आंखों के सामने खोने के बाद उसके पिता पर ऐसा झटका पड़ता है कि वो अपने ही घर में पूरे 10 साल तक अकेले रह जाते हैं। एक दिन ऐसा आया कि उसके पिता भी
अपने शरीर से आजाद हो गए, यानी उन्होंने मौत की नींद सो ली। तभी से विक्टर क्रावली इस जंगल में अपने पिता को ढूंढता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे बेरहमी से मार देता है। लेकिन इस पूरी कहानी को सुनने के बाद भी कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन वे सभी कह रहे थे कि हमने विक्टर क्रावली का घर बहुत पीछे छोड़ दिया है। तब मेरीबेथ कहती है कि ये तो असली घर ही नहीं था, और फिर वो उन्हें असली घर दिखाती है जो बिल्कुल उनके सामने उजागर हो रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन्हें रोड तक पहुंचने के लिए क्रावली के घर को पार करना ही पड़ता था। चलते चलते उन्हें अचानक एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। सब डर के मारे कांप रहे थे और कोई भी उस घर की तरफ जाने को तैयार नहीं था। लेकिन जीन की हालत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए उसकी पत्नी सैनन अकेले ही उसे लेकर घर के पार जाने लगती है। जैसे ही दोनों घर के पास पहुंचते हैं, विक्टर क्रावली अचानक घर से बाहर निकल आता है। विक्टर क्रावली अपने हाथ में हेडसेट लिए उनके ऊपर टूट पड़ता है और जी को बेरहमी से मारकर 2 टुकड़ों में कर देता है। ये देखकर उसकी पत्नी सैनन डर के मारे भागने लगती है, लेकिन क्रावली उसे भी पकड़ लेता है। विक्टर क्रावली उसके मुंह के जबड़े पर हमला करता है। सीन इतना डरावना और डिस्टर्बिंग है कि कोई भी दहल जाएगा। बाकी सब लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मेरीबेथ गन निकालकर शूट करने लगती है। जब क्रावली उसकी तरफ बढ़ता है, वो गोली चलाकर उसे नीचे गिरा देती है। गिरते ही क्रावली बौखलाकर वहाँ से भाग जाता है। सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन डग कहीं नजर नहीं आता। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि डग अकेले भाग रहा है। तभी वो क्रावली से टकरा जाता है और क्रावली उसका सिर मरोड़कर उसे बेहद दर्दनाक तरीके से मार देता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बचे हुए सभी सर्वाइवर्स वहाँ से निकलने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन फिर कोई घूम फिर कर उसी घर के सामने पहुँच जाता है जहाँ क्रावली रहता था। तभी मेरीबेथ क्रावली से बचने के लिए हथियार खोजने घर के अंदर जाती है और बेन भी उसके साथ चलता है। वहाँ उसे अपने पिता और भाई की मृत शरीरें मिलती है। उन्हें देखकर मेरीबेथ का हाल बुरा हो जाता है। इतने दर्दनाक दृश्य को देखकर मेरीबेथ जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ सर्वाइवर्स झाड़ियों में कुछ आवाज सुनते हैं। मार्कस जब चेक करता है तो पता चलता है कि वहाँ बस एक जंगली जानवर का छोटा बच्चा था। इससे सभी थोड़े शांत हो जाते हैं और थोड़ी राहत महसूस करते हैं। लेकिन तभी पीछे से अचानक विक्टर क्रावली आ जाता है और मॉडर्न जेना को पकड़ लेता है। वो बेल्ट सेंडर मशीन सीधे उसके मुंह पर चला देता है। ये देखकर मेरीबेथ का खून उबलने लगता है और वो अपने गुस्से पर काबू खोकर उस पर अटैक कर देती है। वो नीचे गिर जाता है और बेन मौके का फायदा उठाकर मेरीबेथ को खींचकर वहाँ से भाग जाता है। इस बीच एंड्रयू क्रावली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रावली बेहद बेरहमी से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और एंड्रयू की मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हो जाती है। जेना में अभी थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी, लेकिन विक्टर क्रावली उसे जिंदा रहने का कोई मौका नहीं देता और उसे भी बेहद बुरी तरह मार देता है। अब तक बचे हुए लोगों को समझ में आ चुका था कि वे इस जगह से अकेले नहीं बच सकते, इसलिए वे विक्टर क्रावली को हराने की योजना बनाने लगते हैं। बेन कहता है कि उसने क्रावली के घर में फ्यूल के कंटेनर देखे थे और उनकी मदद से वे उसे जलाकर मार सकते हैं, इसलिए सभी घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। बाहर मार्कस और मेरीबेथ क्रावली का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अंदर बेन फ्यूल ढूंढने में लग जाता है। दूसरी तरफ मॉडल मिस्टी बाहर पहरा दे रही थी। बेन अंदर फ्यूल का एक कैन ढूंढने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी मिस्टी के शरीर के हिस्से उसके ऊपर गिरते हैं और तभी उसे एहसास होता है कि क्रावली अब उसके सामने आ चुका है। क्रावली अभी बेन पर हमला करने ही वाला था कि तभी मेरीबेथ पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। इसी दौरान बेन उस पर फ्यूल छिड़क देता है और आग लगा देता है। विक्टर क्रावली जलने लगता है और यहीं पर इन लोगों की किस्मत फिर से पलट जाती है। लेकिन किस्मत विक्टर क्रावली के साथ थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और आग उसके शरीर से बुझ जाती है। ये देखकर बाकी लोग समझ जाते हैं कि अब उनका असली खतरा क्या होने वाला है। डर के मारे वे सभी वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते एक कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हैं। कब्रिस्तान का गेट उनके सामने आता है, लेकिन उसी समय क्रावली भी उनके सामने आ जाता है। वे जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन क्रावली मार्कस को पकड़ लेता है और उसकी बॉडी की हर हड्डी तोड़ देता है। बेन अपने सबसे अच्छे दोस्त को मरता हुआ देखकर काफी टूट जाता है, लेकिन अफसोस ये था कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरीबेथ उसे संभालकर कब्रिस्तान से बाहर निकाल ले जाती है। तभी क्रावली कब्रिस्तान के गेट का सरिया उठाकर बेन की तरफ फेंकता है, जो सीधे उसके पैर में लग जाता है। अब बेन और मेरीबेथ दोनों अपनी मौत के करीब है। क्रावली दौड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इसी बीच बेन एक समझदारी भरा कदम उठाता है। बेन सरिया को निकालने की बजाय उसे क्रावली की तरफ मोड़ देता है और सरिया सीधे क्रावली में जाकर घुस जाता है। दोनों तुरंत वहाँ से भागकर आगे बढ़ते हैं। तभी मेरीबेथ को उसके पिता की बोट भी मिल जाती है। दोनों बोट में बैठकर सुरक्षित वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों बोट में थे, ऐसा लग रहा था कि वे क्रावली से बच चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वे बड़े ही आराम से आगे बढ़ रहे थे। तभी क्रावली अचानक मेरीबेथ को पानी में खींच लेता है। वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और तभी पानी में उसे बेन का हाथ दिखाई देता है। मेरीबेथ बेन का हाथ पकड़कर पानी की सतह पर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि क्रावली ने बेन का हाथ काटकर खुद पकड़ रखा था। क्रावली अब मेरीबेथ को भी पकड़ लेता है और दोनों खतरनाक स्थिति में फंस जाते हैं। मेरीबेथ डर और दर्द से जोर जोर
से चीखती है और उसकी चीखों के बीच ये दिल दहला देने वाली कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।